राजनीति और प्रशासन के इस कक्षा में मैं डॉक्टर संजय सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। हमने पहले भाग में राजनीति और व्यवस्था दोनों शब्द के ऊपर विस्तार से जानकारी हासिल की थी। आज हम संपूर्णता में राजनीतिक व्यवस्था से हमारा क्या आशय है, इसके क्या अर्थ और कार्य हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अगर हम एक फास्ट रिकैप लेने की कोशिश करें कि अभी तक हमने क्या सीखा है, तो आप इसे देखें। हमने राजनीति शब्द को समझाने के लिए ये बात कही थी कि राजनीति क्या है। व्यक्ति, राज्य और समाज के मध्य शक्ति और अधिकारों के संबंध में एक संतुलन स्थापित करना राजनीति जो शब्द है उसका सामान्य अर्थ है। यानी यह शक्ति और सत्ता की भागीदारी तीनों इन संस्थाओं में, इसमें इसके लिए जो संघर्ष है और कैसे संतुलन स्थापित किया जाए, इस पर राजनीति चर्चा करती है। फिर मैंने व्यवस्था शब्द के बारे में बताया था। व्यवस्था जो है वह बहुत सारे अंगों से मिलकर बनी हुई एक निकाय होती है और यह जो है अनेक अंगों से मिलकर बनी होती है। और इस व्यवस्था के बारे में हमने आपको यह बताया था कि व्यवस्था या तंत्र एक ही शब्द है, तो कोई भी इस तंत्र की जो प्रमुख मान्यताएं थी तंत्र उपागम के, उसके संदर्भ बताया था कि तंत्र अनेक उपतंत्रों से मिलकर बना होता है और जो तंत्र होता है वह स्वयं किसी बृहत्तर तंत्र का एक हिस्सा होता है। तो ये जो उपतंत्र होते हैं, जो अंग जिसको हमने लिख रखा है यहाँ पे, तो ये जो प्रत्येक तंत्र के अनेक उपतंत्र होते हैं, उपतंत्रों के अनेक उपतंत्र होते हैं और फिर ये सब आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और इस प्रकार तंत्र के अंतर्गत किसी एक उपतंत्र पर यदि कोई वातावरण से इनपुट प्राप्त होता है तो वो उसको प्रभावित करता है और एक उपतंत्र जैसे प्रभावित होता है वह तंत्र के समस्त उपतंत्रों को भी प्रभावित करता है। तंत्र अपनी बाउंड्री यानी सीमा रेखा से वातावरण द्वारा पृथक होती है। और हमने आपको यह भी बताया था कि किसी एक सामाजिक व्यवस्था में, यानी कि एक किसी भी राष्ट्र या समाज में अनेक तंत्र होते हैं। राजनीति एक स्वयं अपने आप में राजनीति एक तंत्र है। उसी तरह सामाजिक तंत्र हो सकते हैं, सांस्कृतिक तंत्र हो सकते हैं, आर्थिक तंत्र हो सकते हैं, भौगोलिक तंत्र हो सकता है, पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। तो वास्तव में क्या है कि ये तंत्र जो है वो एक दूसरे प्रत्येक तंत्र के लिए बाकी जो शेष तंत्र हैं वह उसका वातावरण का निर्माण करते हैं। तो ये जो अध्ययन है राजनीतिक व्यवस्था का, जो अध्ययन है यह तंत्र उपागम के दृष्टिकोण से किया जा रहा है। यानी राजनीतिक प्रक्रियाओं को तंत्र उपागम की दृष्टि से किया जा रहा है, उसकी मान्यताओं की दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं। और ये जो मान्यताएं यह मानकर चलती है कि कोई भी व्यवस्था अपने आप में नहीं है, इसका एक वातावरण होता है और वातावरण और तंत्र के मध्य एक गत्यात्मक संबंध पाया जाता है। वातावरण जो है तंत्र की कार्यप्रणाली को, उसके व्यवहार को क्या करता है, नियंत्रित करने का प्रयास करता है। और तंत्र जो है वातावरण के दबावों को सहने के लिए अनुकूलन और समायोजन जैसी प्रक्रियाएं करता है। और इस प्रकार दोनों के बीच एक संघर्ष है, एक इनके बीच डायनामिक रिलेशनशिप है। तंत्र जो है तभी बना रह पाता है और जब वह वातावरण द्वारा प्राप्त जो बाहरी जो दबाव है उसका सामना करने के लिए एडजस्टमेंट करें, यानी अनुकूलन और समायोजन की प्रक्रियाएं करें। तो ये सारी बातें मैंने आपको समझाई थी। तंत्र प्रक्रिया के संदर्भ में मैंने आपको यह भी बताया था कि पार्सन और ईस्टन दो ईस्टन तो राजनीति शास्त्र में और पार्सन जो है वो समाज शास्त्र में इस उपागम का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में एक अंतर है कि पार्सन जहाँ बाह्य जो दबाव होते हैं वातावरण के, उसके संदर्भ में तंत्र से अपेक्षा करते हैं कि वह एक संतुलन स्थापित कर लेगा अनुकूलन समायोजन के द्वारा। और जबकि ईस्टर्न जो है वह ये मानते हैं कि तंत्र का उद्देश्य जो है न केवल संतुलन स्थापित करना है, बल्कि उन कारकों के साथ उन जो बाह्य कारक हैं जो तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं, उन कारकों का वह इस प्रकार से अध्ययन भी करे और उसके अनुसार अपने अंदर परिवर्तन लाए, जिससे कि भविष्य में वह जो कारक हैं जो एक स्ट्रेस का काम कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, वो बाद में दबाव उसके ऊपर न डाल पाए। यानी
कि जो वर्तमान में बाहरी दबाव हैं, जिन कारकों की वजह से हम अपने तंत्र के अंतर्गत कुछ अनुकूलन, समायोजन यानी एडजस्टमेंट की प्रक्रिया करें, जिससे कि भविष्य में वह जो दबाव है वर्तमान में वह दबाव न रह जाए, यानी हम उसके साथ सामंजस्यपूर्ण रह सकें। तो या फिर हम उन दबावों को कह सकते हैं सामना करने के लिए सक्षम हो जाएं और फिर जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो रेजिस्टेंस न रहे, हम और आगे बढ़ सकें। तो ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। हम अब फिर से व्यवस्थित तरीके से राजनीतिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करें कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि राजनीति जो है वह किसी एक संस्था का काम नहीं है, यानी व्यक्ति, समाज और राज्य के मध्य संघर्ष जो है, वर्चस्व की जो लड़ाई है, या इन तीनों संस्थाओं के मध्य जो संतुलन स्थापित करना है, इसमें जो भी संस्थाएं या जो भी घटक तत्व शामिल है उन सब को हम इस व्यवस्था का क्या मानेंगे, अंग मान लेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम राजनीतिक प्रक्रिया को, किसी भी देश या समाज की जो राजनीतिक प्रक्रिया है, जिसको ईस्टन ने आधिकारिक मूल्यों के आवंटन के रूप में परिभाषित किया था, तो वह जो आधिकारिक मूल्यों का जो आवंटन हो रहा है वह आवंटन किसी एक संस्था के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि उसमें अनेक सारे घटक तत्व शामिल होते हैं, यानी बहुत सारे अंग माने शामिल होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं सोसाइटी के। तो वो अपने आप में एक उस पूरे संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के रूप के सब सिस्टम के रूप में हम उनको देख सकते हैं, यानी उपतंत्र के रूप में देख सकते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि यदि राजनीतिक प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वह मूल्यों का आधिकारिक आवंटन करना है, तो इस प्रक्रिया में संसद भी शामिल है, कार्यपालिका भी शामिल है, न्यायपालिका भी शामिल है, यानी सरकार के तीनों अंग शामिल है। उसके अलावा सरकार के जितने भी प्रशासनिक संस्थाएं वह भी शामिल है, लेकिन साथ ही साथ नागरिक समाज, राजनीतिक दल, दबाव समूह और प्रेस, ये सब भी उसमें शामिल है। तो ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं कि जो मूल्यों का आधिकारिक आवंटन होना चाहिए, इस फैसले में, इस निर्णय प्रक्रिया में सब अपने अपना भूमिका निभाते हैं, दबाव डालते हैं। और इसलिए राजनीतिक जो व्यवस्था है वो ये मान कर चलती है कि यह राजनीति की क्रिया केवल सरकार के द्वारा नहीं की जाती, बल्कि इसमें बहुत सारे अंग होते हैं और हमको उनको आइडेंटिफाई करना है और हमको देखना है कि कैसे ये अंग एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। और साथ ही हमको यह भी देखना है कि किस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के जो बाहरी तत्व हैं, यानी उसका जो वातावरण है, व्यवस्था के बाहर का जो वातावरण के घटक के तत्व हैं, वो कैसे इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये जो कॉन्सेप्ट है राजनीतिक व्यवस्था, यह आपको राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने में एक व्यापक नज़रिया प्रदान करती है। और ये जो स्लाइड आपके सामने है, इस स्लाइड में ये बातें समझाई गई है कि राज्य की संप्रभु जो शक्ति है ना, उसके वो जो आधिकारिक मूल्यों का आवंटन करती है, उसमें वे समस्त घटक तत्व जो इस प्रक्रिया में भागीदारी निभाते हैं वो सभी राजनीतिक व्यवस्था के अंग हैं। और ये जो संस्थाएं होती हैं ये व्यक्त भी हो सकती हैं और अव्यक्त भी हो सकती हैं। व्यक्त का मतलब जो हमें दिखती हैं जैसे संवैधानिक संस्थाएं, और अव्यक्त का मतलब जो प्रभाव तो डालती हैं लेकिन दिखती नहीं। और इसके बाद हमने आपको यहाँ पर ये समझाया है कि राज्य के जो निर्णय होते हैं, यानी मूल्यों के आधिकारिक आवंटन में इनका जो प्रभाव होता है वह कम और ज़्यादा हो सकता है। यानी कि कोई संस्था यद्यपि वह व्यक्त है लेकिन उसका प्रभाव कम हो सकता है, और जो अव्यक्त है उसका ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें कोई क्रम नहीं है कि किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, यह सब समय काल, संस्कृति, स्थान पर निर्भर करता है। तो ये बातें राजनीतिक व्यवस्था से हमारा क्या आशय है के संदर्भ में हमें समझना है। फिर देखें हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के संदर्भ में ईस्टन का क्या योगदान है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ईस्टन ने राजनीतिक प्रक्रियाओं को एक तंत्र या व्यवस्था दृष्टिकोण की जो मान्यताएं हैं उस आधार पर उसका उन्होंने अध्ययन किया।
और उन्होंने इसको एक सामान्य व्यवस्था का नाम दिया। यानी उनका जो सिस्टम अप्रोच है वो सामान्य व्यवस्था कहते हैं। सामान्य से तात्पर्य उनका ये कहना है कि व्यवस्था जो है, राजनीतिक व्यवस्था, वह संपूर्णता में होती है, वो खंडों में नहीं होती। यानी कि ऐसा नहीं होता कि किसी देश के अध्ययन के लिए हमको एक अलग प्रकार की व्यवस्था मॉडल का निर्माण करना है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अध्ययन करने के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था का उपागम का या व्यवस्था मॉडल का निर्माण करना है। उनका सभी प्रकार, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति हो, सभी को एक सामान्य व्यवस्था प्रतिमान के द्वारा समझा जा सकता है कि राजनीतिक प्रक्रियाएं किस प्रकार से घटित होती हैं। उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए उन्होंने व्यवस्था उपागम का प्रयोग किया, जिसको उन्होंने सामान्य व्यवस्था कहा। तो अब ईस्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था को कैसे परिभाषित किया, तो वो कहते हैं किसी समाज के विभिन्न जो घटक हैं, यानी कि अंग कह लो या उपतंत्र कह लो, इनके मध्य अंतःक्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था से है जिसके परिणाम स्वरूप मूल्यों का आधिकारिक आवंटन किया जाता है। और ये जो शब्द है मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, इसका अर्थ ये होता है कि सरकार के द्वारा लिए गए संप्रभु या बाध्यकारी निर्णय से है। और आधिकारिक आवंटन का उद्देश्य ये होता है कि यह समाज में भिन्न भिन्न वर्गों के मध्य उनकी जो मांग है या उनके विभिन्न वर्गों की मांग की वजह से जो एक संघर्ष पैदा हो रहा है, उस संघर्ष को दूर करना और प्रत्येक वर्ग के मांग को न्यायोचित तरीके से पूरा करना, ये चूँकि यह राज्य फैसला करता है, वही इस देश के संसाधनों का क्या करता है, आवंटन करता है। तो इस दृष्टि से ये विभिन्न वर्गों की मांग के मध्य एक संतुलन स्थापित करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, अंतिम फैसले लेना राज्य का यह कर्तव्य है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को राजनीतिक प्रक्रिया कहा जाता है। और ईस्टर्न इस परिभाषा के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह राजनीतिक व्यवस्था है जो अंतिम फैसला लेती है, और वो जो फैसले लेती है वह बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं। यानी कि उसने जो फैसला लिया उसमें राज्य की संप्रभु शक्ति होती है और विभिन्न वर्गों को उसके फैसलों को स्वीकार करना पड़ता है, चाहे वे फैसले उसके पक्ष में हो चाहे नहीं हो। यानी राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें एक विशेषता होती है, वो ये होती है कि यह आधिकारिक फैसले लेता है, यह बाध्यकारी फैसले लेता है, इस संसाधनों का वितरण करता है और जनता जो है उसके विभिन्न वर्ग समूह जो है वो मांग रखते हैं और अंतिम फैसला राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किया जाता है और जो यह फैसला लेता है उसको सभी वर्गों को स्वीकार करना पड़ता है। इस दृष्टि से राजनीतिक व्यवस्था किसी भी समाज के अन्य व्यवस्थाओं से भिन्न होती है और थोड़ी सुपीरियर होती है। भिन्न होने से तात्पर्य है कि यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ जो फैसले लिए जा रहे हैं वो राज्य के संप्रभु शक्तियों का प्रयोग यहाँ किया जा रहा है। ये फाइनल डिसीजन लेता है, ये बाध्यकारी फैसले लेता है। तो इस दृष्टि से अन्य संस्थाओं से यह भिन्न होता है। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को उसको जो है उसकी जीवन प्रक्रिया क्या है वह समझाने के लिए उन्होंने खुले राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा स्थापित की, ओपन सिस्टम की उन्होंने बात की। यानी कि ईस्टर्न का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो उसको ओपन मानते हैं। ओपन से तात्पर्य ये है कि यह जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वह अपने वातावरण के साथ क्या करता है, कंटिन्यूसली इंटरैक्ट करता है। इनके बीच क्या होता है, वातावरण और व्यवस्था के अंतर्गत लगातार जो है सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है और इसलिए जो है यह खुली हुई व्यवस्था की अवधारणा है। यानी ईस्टर्न द्वारा प्रतिपादित जो राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा है वो खुले तंत्र की अवधारणा है पर आधारित है और इस कारण राजनीतिक व्यवस्था और वातावरण के मध्य जो सूचनाओं का आदान प्रदान है उसको वो स्वीकार करते हैं। तो अब जीवन प्रक्रिया से तात्पर्य क्या है, तो बहुत सीधी सी बात है कि वातावरण से जो भी इनपुट आता है या वो या तो मांग के रूप में आता है, दबाव के रूप में आता है, तो उस पर राजनीतिक व्यवस्था के जितने भी उपतंत्र हैं वो क्या करते हैं, उन दबावों का उसको प्रोसेस करते हैं।
यानी उसका प्रसंस्करण करते हैं और करके एक आउटपुट देते हैं। आउटपुट किस रूप में हो सकता है? तो वह नियम के रूप में हो सकता है, वह कानून के रूप में हो सकता है, वह योजना कार्यक्रम नीतियों के रूप में हो सकता है। ये आउटपुट है। तो ये जो आउटपुट है वातावरण में जाता है और यह जो है वातावरण में जाकर जो इनपुट जिन लोगों के द्वारा इनपुट दिया गया था उनको प्रभावित करता है। और यदि वो वर्ग आउटपुट से यानी पॉलिटिकल सिस्टम के आउटपुट से खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो फिर वो समर्थन देते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को। तो पॉलिटिकल सिस्टम बना रहता है, ग्रो करता है, कंटिन्यूड रहता है। और यदि जो नीतियाँ सरकार ने बनाई या जो उसका आउटपुट रहा वह वातावरण के घटकों को संतुष्ट नहीं कर पाता है तो वो विरोध के रूप में क्या करते हैं, जो है फीडबैक देते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए इस पूरे प्रोसेस को कि वातावरण से इनपुट आता है और जो है राजनीतिक व्यवस्था विद इनपुट क्रिया के माध्यम से प्रसंस्करण करती है, प्रोसेस करती है, यानी कि उसके प्रति एक रिस्पॉन्स अपना दिखाती है। और रिस्पॉन्स किस रूप में हमको दिखता है? पब्लिक पॉलिसी के रूप में, लोक नीति के रूप में दिखता है। और वह लोक नीति जो है वातावरण में जाती है और ये लोगों की आवश्यकताओं को यदि पूरा करती है तो लोग क्या करते हैं? समर्थन देते हैं। और यदि यह उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती या अपेक्षाओं के अनुसार खरा नहीं उतरती है तो फिर विरोध का सामना करना पड़ता है। तो ये जो इम्पैक्ट हो रहा है, इस इम्पैक्ट को, इस पूरे प्रोसेस को ईस्टर्न ने जीवन प्रक्रिया के रूप में समझा। माने उसका नाम उन्होंने जीवन प्रक्रिया दी है। तो जीवन प्रक्रिया जो है वह बहुत सामान्य सी बात है। वो ये है कि एक राजनीतिक व्यवस्था वातावरण द्वारा बढ़ने वाले प्रभावों के प्रति किस प्रकार से क्या रिस्पॉन्स देती है, वो है उसकी जीवन प्रक्रिया। यानी सिस्टम अगर रिस्पॉन्स दे रहा है, बेहतर रिस्पॉन्स दे रहा है पॉलिटिकल सिस्टम एनवायरमेंटल प्रेशर को, तो हम कहेंगे कि बहुत ही लाइवली है, जीवंत है और ये जो है इसके आगे बढ़ने की संभावना है। और यदि कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हम कहेंगे कि भाई ये पुअरली डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम है। तो विकसित और विकासशील देशों में एक बड़ा अंतर ये होता है कि विकासशील देशों में पॉलिटिकल सिस्टम्स इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है, जो भी प्रेशर्स आते हैं उसके अनुसार वह प्रतिक्रियाएं दर्शाता है, तो वो ज़्यादा उसमें आपको लाइफ प्रोसेस दिखाई देगा। जबकि जो विकासशील देश होते हैं तो वहाँ पर हम ये लाइफ प्रोसेसेस का जो लेवल है, स्तर है, वो कम हमको देखने को मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको एक डिफ्रेंशिएशन करने में मदद करता है। तो ये देखिए जो मॉडल आपके सामने आया है वह इनपुट दो रूप में हमको दिखाई देता है, डिमांड और सपोर्ट के रूप में। या पॉलिटिकल सिस्टम में प्रवेश करता है, सर्वप्रथम डिमांड प्रवेश करता है। डिमांड यानी मांग पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत विद इनपुट की प्रक्रिया होती है। एक फैसले लिया जाता है, फैसले नीतियों के रूप में, योजनाओं कार्यक्रमों के रूप में। ये आउटपुट कहलाता है। ये आउटपुट वापस जो है जहाँ से डिमांड आया था उन तक ये पहुँचता है और उन्होंने इसको पसंद किया या इससे उनको निराशा हुई तो फीडबैक का मतलब ये पुनर्संभरण कहते हैं हिंदी में। इसका अर्थ ये हुआ कि हम आपको वापस रिस्पांस दे रहे हैं कि हाँ यस हमें पसंद आया आपकी नीति और हम आपके कंटिन्यूटी के लिए यानी कि आप बने रहिए, हम आपको समर्थन देते हैं। और यदि उनको पसंद नहीं आया तो वो फिर क्या करेंगे? विरोध, हड़ताल, प्रदर्शन और जो है इस प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाएंगे। तो ये रिजेक्शन हो गया, ये एक प्रकार का क्या हो गया? अपोजिशन हो गया। तो फीडबैक जो है दो रूप में मिल सकता है, या तो विरोध के रूप में या फिर समर्थन के रूप में। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम को हमको पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम कोई एक इकाई जैसी वस्तु नहीं है, कोई एक मोनोलिथ नहीं है, कोई एकाश्म नहीं है। ये बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है। ये एक जो समझ है ईस्टर्न ने हमें प्रदान की और उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है अगर उसकी पूरी प्रक्रिया को देखिए तो उस जो सिस्टम है, बीच का जो ब्लॉक आप देख रहे हैं उसमें कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, प्रशासनिक संस्थाएं हैं और इसके अलावा नौकरशाही, दबाव समूह, वर्ग समूह, हित समूह
नागरिक समाज, ये सभी मिलकर जो है पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में जो निर्णय लिए जाते हैं राज्य के संप्रभु शक्तियों के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, यानी मूल्यों का जो आधिकारिक आवंटन होता है, उस प्रक्रिया में कमोबेश ये भाग लेते हैं, कमोबेश इनका प्रभाव होता है, चाहे वो व्यक्त रूप में हो चाहे अव्यक्त रूप में। तो राजनीतिक जो व्यवस्था है वह केवल संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा ही गठित नहीं होती, उसमें बहुत सारे व्यक्त और अव्यक्त संस्थाएं भी शामिल होती हैं। और फिर जो जनता है वो मांग जो है के रूप में आपके समक्ष, मतलब व्यवस्था के समक्ष मांग रखती है। मांग क्या हो सकता है? तो मांग उनकी ये हो सकता है कि बेहतर शिक्षा हमको मिले, हमको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, हमको रोजगार मिले, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हो, आवास की सुविधा हो, स्वच्छता हो, ये सब जनता की मांग है। तो ये इनपुट के रूप में व्यवस्था के अंतर्गत प्रवेश करता है और व्यवस्था इसके संदर्भ में निर्णय लेती है, योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम बनाती है और इनका जब क्रियान्वयन होता है, अगर इनका प्रभाव अच्छा होता है, यानी ज़रूरतें पूरी हो जाती है नागरिकों की, तो फीडबैक मिलता है राजनीतिक व्यवस्था को किस रूप में? तो या तो समर्थन के रूप में मिलेगा या फिर विरोध के रूप में मिलेगा। तो समर्थन किस रूप में मिलेगा? तो सरकार ने नए कर लगा दिए, सरकार ने आपको ये कहा कि भाई हमारी सरकार को वोट दीजिए, हम अगले कार्यकाल अगला जो 5 वर्ष का कार्यकाल है या 4 वर्ष का जो भी है उसके लिए हमको फिर से वोट दीजिए। तो यानी कि सरकार का समर्थन दीजिए, इसको कंटिन्यू रखिए आप, तो आप हमें वोट दीजिए। तो वोट जो है समर्थन का एक बहुत बड़ा है ना, वो कह सकते हैं इंडिकेटर है। तो इसी तरह आप सरकार के अधिकारियों का, मंत्रियों का ना स्वागत करते हैं, उनका जयकार करते हैं, यह भी एक समर्थन हुआ। उनके बारे में अच्छे लेख लिखते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, यह भी एक समर्थन हुआ। पर यदि आप आंदोलन, तोड़फोड़, विरोध कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, है ना, रास्ता बंद है, भारत बंद है, ये सब हो रहा है और आप कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, इस प्रकार का अगर नागरिक विरोध हो रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे, तो कहेंगे कि ये जो भी आपने निर्णय लिए थे वो निर्णय सही नहीं थे। तो आपको फीडबैक क्या मिल रहा है कि हमारे पूर्व के निर्णय सही नहीं थे। तो ये सारी बातें, इसको हम क्या कहेंगे कि ईस्टर्न ने इसी को राजनीतिक व्यवस्था की जीवन प्रक्रिया के रूप में समझाया और हमारी जो राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम क्या है उसको समझने में ईस्टर्न का ये बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हमने यह जाना कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो किसे कहते हैं और उसके क्या कार्य होते हैं। तो आपके सामने स्पष्ट है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वह जो डिमांड्स आ रही है उस डिमांड को क्या कर रहा है, वो एक इनपुट के रूप में आ रही है, उसको आउटपुट के रूप में कन्वर्ट करता है और अगर वो अच्छी होती हैं, इफ़ दे मीट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल, यानी लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप होती है आउटपुट, तो उनको समर्थन मिलता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था, किसी भी देश की राजनीतिक प्रक्रिया या व्यवस्था को समझने के लिए कि वह किसी देश की पॉलिटिकल सिस्टम कितना अच्छा है, उसको समझने का हमको एक क्या दे रहे हैं, ये एक टूल दे रहे हैं, एक नज़रिया दे रहे हैं कि आप व्यवस्था की दृष्टि से देखिए कि क्या कोई व्यवस्था बेहतर तरीके से अपने लोगों के डिमांड्स को प्रोसेस कर रही है या नहीं कर रही है, और कर रही है तो कैसे कर रही है, और उसके आउटपुट के प्रति लोगों का क्या रिएक्शन है। तो यहाँ ध्यान रखने की बात ये है कि डेविड ईस्टन ने 2 महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया था। वो ये था कि डिमांड्स तो बहुत किस्म की होती है, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे डिमांड्स जो हैं उसको पॉलिटिकल सिस्टम पूरा कर ले। तो आपको ये देखना पड़ता है कि कौन कौन से प्रायोरिटीज़ हैं, कौन कौन से वो किए जा सकते हैं, किसको नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर वो अधिकारिता का मतलब संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करती है, बाध्यकारी शक्तियों का प्रयोग करती है और वो जो फैसले लेती है उसको लोगों को भी मानना पड़ता है। तो अनुकूलन और समायोजन, ये 2 शब्द ध्यान रखने की बात है। यही वो 2 प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था बनी रहती है, सफल रहती है और वो गतिमान होती है और वातावरण के जो प्रभाव हैं उसका सामना करती है। अनुकूलन का मतलब होता है कि हम अपने प्रक्रियागत और अपने जो है व्यवहारगत
जो है उसमें परिवर्तन लाएं। यानी कोई भी संस्था जब अपने प्रक्रियाओं में, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाती है तो हम इसको कहते हैं कि उसने स्वयं को अनुकूलित किया। यानी बाह्य दबाव जो है, नए प्रकार का कोई दबाव जब हमारे सामने आता है या चुनौती आती है तो हम अपने प्रक्रिया में, अपने तकनीक में, अपने व्यवहार में, अपनी संरचना में जो परिवर्तन करते हैं उसको हम कहते हैं अनुकूलन क्रिया। और समायोजन का मतलब ये होता है कि हम अपने संरचना, कार्य, प्रक्रिया, व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते हैं, बल्कि जो चुनौती आ रही है उसका सामना करने के लिए हम वातावरण से ही कोई आइडिया या कोई जो है टेक्नोलॉजी बोरो कर लेते हैं। और चूँकि वो हम अब पैदा नहीं कर सकते, हम अपने अंदर परिवर्तन लाकर हम उस चुनौती का सामना नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से ही बोरो करते हैं या कहीं बाहर से बोरो कर लेते हैं, सिस्टम के बाहर से, और फिर उसको सिस्टम का एक हिस्सा बना लेते हैं और वह उसके माध्यम से फिर जो चुनौतियाँ आती हैं उसका हम सामना करते हैं। तो इस प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है। जैसे बहुत सरल शब्दों में कि आप देखिए सर्दियों में जो भेड़ होती है तो बहुत ठंड पड़ती है तो उनके बहुत सारे शरीर पर रोएँ, यानी कि उनके बाल निकल आते हैं, तो वो उनसे उनके शरीर का बचाव होता है। यह अनुकूलन प्रक्रिया कहलाएगी। यानी भेड़ के शरीर पे बाल का उगना अनुकूलन प्रक्रिया है। सर्दी की जो चुनौती है उसका सामना करने के लिए उसने अपने अंदर, शरीर के अंदर एक परिवर्तन किया, उसके बाल बड़े हो गए। और गर्मियों में देखेंगे आप तो वो बाल शेड ऑफ कर देती है, छोड़ देती है, तो वह जो है वह एक प्रकार की अनुकूलन क्रिया है। लेकिन मनुष्यों के अंदर इस प्रकार की कोई क्या है प्रक्रिया नहीं होती, तो हम अनुकूलन नहीं कर पाते सर्दियों में, तो हम क्या करते हैं, समायोजन करते हैं। तो वो जो भेड़ है उसके बाल हम छील के और काट लेते हैं और उसके हम क्या बना लेते हैं, स्वेटर बना लेते हैं और उसको पहन लेते हैं, तो वो हमारे शरीर का एक हिस्सा बन जाती है। हमने बाहर से एक टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर ली, एक जो है चीज़ों को हमने एडॉप्ट कर लिया और उसको अपने शरीर का एक हिस्सा बना लिया, व्यवस्था का हिस्सा बना लिया, और इस प्रकार से फिर हम जो है चुनौतियों का, सर्दी की चुनौतियों का सामना करते हैं। तो ये अनुकूलन समायोजन शब्द को समझना है तो किसी व्यवस्था के बने रहने और विकसित होने के लिए, खासकर राजनीतिक व्यवस्था के लिए ज़रूरी है कि उसके अंतर्गत अनुकूलन और समायोजन की प्रक्रिया होनी चाहिए। यानी वातावरण से जो चुनौतियाँ मिल रही हैं वो अनेक प्रकार की चुनौतियाँ हैं। उन समस्त चुनौतियों का सामना करने के लिए या तो हमको राजनीतिक व्यवस्था की प्रक्रिया में, तकनीक में, व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी अनुकूलन करना पड़ेगा, या फिर क्या आपको करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा। तो आप देखिए हर देश की राजनीतिक व्यवस्था दूसरे देशों से आइडिया लेती है, इंपोर्ट करती है, उसको अपने व्यवस्था का हिस्सा बनाती है। जैसे कि ओम्बुड्समैन का एक कॉन्सेप्ट है जो स्वीडन में प्रचलित था, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए हमने वो आइडिया वहाँ से ले लिया। अब हमने लोकपाल लोक आयोग जैसी नई संस्था बना ली, ये हमने एक उसका समायोजन कर लिया। तो इस प्रकार से हम ईस्टर्न के इन विचारों से एक व्यवस्था को समझने में, राजनीतिक व्यवस्था क्या है उसको समझने में हमको सहायता मिलती है, और हम उसके विभिन्न अंगों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, देख पाते हैं कि कैसे वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और वह व्यवस्था कैसे अच्छी होती है जो वातावरण के कारकों का, चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से करती है, और जो नहीं कर पाती वो असफल रहती है। तो ये हमको एक एनालिटिकल टूल प्रदान करता है डेविड ईस्टन। आशा है आपने राजनीतिक व्यवस्था से क्या आशय है, क्या अर्थ है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, और फिर जो है व्यवस्था उपागम अपने आप में क्या है और किस प्रकार से इस उपागम का प्रयोग करके राजनीतिक व्यवस्था को समझने में हमारी सहायता करते हैं डेविड ईस्टन, ये सारी बातें आपने समझ ली होंगी। थैंक यू।